हम आपके ग्रामर का टॉपिक वाक्य विचार पढ़ेंगे। वाक्य विचार की परिभाषा है ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है वाक्य विचार कहलाता है। यानी वाक्य क्या होते हैं? जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। पहले शब्द क्या होते हैं? जो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो वर्णों से मिलकर तो शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनाए जाते हैं और ये सार्थक होते हैं, यानी इनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे ऐसा नहीं होता यहाँ पर लिख दिया राम, फिर बहुत देर बाद खाना, फिर बहुत देर बाद खाता है, तो ये ऐसा तो राम को भी भूल जाएंगे, फिर खाने को याद रखेंगे, फिर खाना भूल जाएंगे, फिर खाते को याद रखेंगे। तो एक साथ बोला जाता है राम खाना खाता है। तो ये जिसका अर्थ भी स्पष्ट हो, तो ये ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य विचार कहलाते हैं। अब वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम इनके जो भेद है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर फर्स्ट में विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमीला खाना खा रही है, तो यहाँ पर रमीला क्या करी? खाना खा रही है। तो किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है ना कि वो क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर आपके उपरोक्त वाक्य में कौन सा है, उपरोक्त वाक्य कौन सा है और परिभाषा भी लिखिए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर कि उपरोक्त वाक्य विधानवाचक है और इसकी परिभाषा भी पढ़ाई है, इसे मैंने इसकी डेफिनेशन अभी आपको। जिन वाक्यों से कार्य होने का बोध सामान्य रूप से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? विधानवाचक कार्य कहते हैं। तो ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा और फिर उसका आंसर ऐसे देना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या शीला पढ़ रही है? गीत कौन गा रहा है? तो यहाँ पर क्या और कौन लग गया, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यहाँ पर प्रश्नवाचक का साइन भी आएगा। फिर उसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा कार्य न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें हर चीज़ में मना कर दी जाएगी कि ये कार्य नहीं होगा। तो लीला विद्यालय नहीं जाती, आ गया नहीं, यानी निषेध हो गया, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। बच्चा दूध नहीं पिएगा, तो नहीं आ गया, यानी इसमें भी कार्य नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, काश तुम्हारे जन्मदिन पर आ पाता। अब यहाँ पर इच्छा थी उसकी कि काश मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आ पाता, लेकिन कुछ काम आ गया तो नहीं आ पाया, तो काश आ गया यहाँ पर, तो यानी ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे, उसकी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। फिर इसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का अर्थ प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, यानी शक होता है। जैसे शायद वर्षा होने वाली है, पता नहीं है, बादल हो रहे हैं, काले बादल हो रहे बहुत तेज, तो बोल देते हैं शायद वर्षा होने वाली है, और हो भी जाए और नहीं भी होए, कोई पता नहीं है। संभवतः सब बच्चों ने खाना खा लिया होगा, वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद खाना खा लिया होगा, जरूरी नहीं है कि खा ही लिया हो। तो इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कमरे से बाहर निकल जाओ, ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है कि निकल ही जाओ कमरे से बाहर। कृपया 2 दिन
का अवकाश दो, ये भी आज्ञा लेना होता है। जैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो, किसी दूसरे से बोला जा रहा है। फेल छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दो, ये भी आज्ञा दी जा रही है। कोई टीचर दूसरे टीचर से बोल रहा है कि फेल छात्रों को आज्ञा नहीं दी जाएगी। फिर उसके आज्ञा नहीं दी जाएगी, नहीं बिठाएंगे नहीं उसे परीक्षा के अंदर। फिर उसके बाद विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य, भय, डर, हर्ष यानी प्रसन्नता, शोक यानी शोक्ड होते हैं वैसे आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या रसगुल्ला बनाया है, किसी की तारीफ की जा रही है तो बोला ना वाह, ये संबोधन का यहाँ पे साइन लगे। उफ बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। इसमें उसे शोक हो रहा है, वो एक तरीके से दुखी हो रहा है कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और इसमें वाह क्या रसगुल्ला बनाया, तो इसमें तारीफ की जा रही है यानी हर्ष प्रसन्नता हो रही है। फिर उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि पैसे होते तो गोलगप्पे खाते, हो गया संकेत कि अगर पैसे होते तो गोलगप्पे खाते, अब नहीं है तो कहाँ से खाए, तो इसमें संकेत क्या जाना, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है। यदि धूप निकलती तो ठंड भाग जाती, इसमें भी संकेत हो रहा है कि धूप निकलती तो ठंडी नहीं लगती, ठंड भाग जाती। यदि मैं समय पर खाना खाता या खाती तो स्वस्थ रहती, इसमें भी खाना खाता तो स्वस्थ रहती, अब नहीं खाया तो स्वस्थ नहीं है। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, अब नहीं पढ़ा तो फेल होगा, यही होगा इसका। तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। फिर उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य आते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के बताए मैंने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य पढ़ेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये भी समझ लो। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति विशेष के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु वो तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या हो जाएगा, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधेय कहते हैं। यानी जो संज्ञा होगा वो तो उद्देश्य हो जाएगा और बाकी का जो वाक्य बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। जैसे राम खाना खाता है, अब इसमें राम तो क्या है, उद्देश्य हो गया क्योंकि राम के लिए बोला जा रहा है, ये कोई व्यक्ति है। और जो पीछे का जो भी वाक्य है वो सब क्या है, विधेय, क्योंकि इसके लिए राम के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब विधेय है। फिर वाक्य के अंग, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिवार्य या फिर ऐच्छिक। अनिवार्य होता है मोहन पढ़ता है, मोहन खाना खाता है, अनिवार्य करता है वो इस काम को। अब ऐच्छिक है, मोहन सोहन के लिए खाना खाता है, अब उसकी इच्छा है कि वो खा भी ले और नहीं भी खाए सोहन के लिए, तो ये क्या हो गया, ऐच्छिक वाक्य हो गया। फिर उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या ऐसे वाक्य जिनके 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें 2 वाक्य एक साथ आएंगे जो किन किन शब्दों से जुड़े होंगे, परंतु से या और से, या से या किंतु से। उदाहरण देखो इसका, नकुल नहा रहा है और मोहन खाना खा रहा है। अब इसमें 2 वाक्य, नकुल नहा रहा है एक वाक्य, ये दूसरा वाक्य हो गया मोहन खाना खा रहा है, और इनको किससे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। महात्मा गांधी जयंती समारोह रखो या लाल बहादुर जयंती समारोह रखो, बात एक ही है, तो इसमें भी या लग गया, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण होगा तो
झंडारोहण तो होगा किंतु राष्ट्रगान नहीं होगा। तो ये यहाँ पर किंतु लग गया, दो वाक्य जुड़ गए। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण तो होगा और एक वाक्य हो गया राष्ट्रगान नहीं होगा, इनको जोड़ दिया किंतु से, तो ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। राम नहा रहा है और सीता खाना खा रही है, तो ये भी क्या हो गया, राम नहा रहा है एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया सीता खाना खा रही है और बीच में किससे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया, तो ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। फिर उसके बाद आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके अंदर सहायक शब्द होते हैं कि, जो, जिसे, जिसने, जब, तब, जो, त्यों, यदि, तो, जो, सो। इस तरीके से इसमें वाक्य होते हैं। जैसे पुनीता कहती है कि वह नाटक में भाग लेगी, तो पुनीता कहती है कि जुड़ गया, अब क्या कहती है, तो ये इस पर आश्रित हो गया कि वह आगे क्या कहेगी, वह नाटक में भाग लेगी, तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया और ये मुख्य वाक्य हो गया, मुख्य या प्रधान वाक्य। अब पुनीता कहती है कि, अब सब सोचने लगे क्या कहेगी वो आगे, और आगे का वाक्य नहीं बोलेगी तो वो क्या मिश्रित वाक्य होगा, नहीं होगा, तो वह नाटक में भाग लेती है। तो ये आपके वाक्य के भेद थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ओके, ये पढ़ लेना अच्छे से और लर्न भी कर लेना।